गुड मॉर्निंग। आज की क्लास सीएमए इंटर प्लस सीएमए फाइनल ये दोनों के लिए है। ये अमेंडमेंट क्लास है। लॉ में जो अमेंडमेंट आया है वो और जो वह अमेंडमेंट आपका दिसंबर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अमेंडमेंट में, जो बहुत ज़रूरी अमेंडमेंट है, जो आपको जानना चाहिए और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, मैं सिर्फ वही वाला पढ़ा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को गलती से भी मत छोड़िएगा। यह फाइनल के लिए भी है प्लस इंटर के लिए भी है। नोट्स की पीडीएफ शीट में दे दूंगा आपको वीडियो के लिंक के साथ। प्लस ध्यान से समझिएगा, एक एक प्रोविज़न को ध्यान से समझिएगा। और मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एकदम ध्यान से समझिए, मेरा पर्पस है आपको समझाने का और कंसेप्चुअली समझना है, रटना नहीं है। देखिए, पहला चीज़ मैं बता रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशंस में क्या अमेंडमेंट आया, जो सेक्शंस 2 सब क्लोज 52 का जो डेफिनेशन था लिस्टेड कंपनी का क्या था। देखिए, पहले क्या था और अभी क्या है मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। पहले सिंपल सा प्रोविजन था लिस्टेड कंपनी का। बोला गया था यदि कोई भी शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो उस कंपनी को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड होना चाहिए था, तब उसको लिस्टेड कंपनी बोल देते थे। पहले क्या था, यदि कंपनी का कोई भी क्लास ऑफ शेयर्स यदि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में तो उसको बोल देते थे लिस्टेड कंपनी। क्लास ऑफ शेयर्स में हर प्रकार का क्लास कवर था, मतलब इक्विटी शेयर भी कवर था, डेब्ट सिक्योरिटी भी कवर था, और रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर जो नॉन कन्वर्टेबल रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो भी कवर था। एनी क्लास ऑफ शेयर्स लिस्टेड होना चाहिए था रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, उसको बोल देते थे लिस्टेड कंपनी। लेकिन अमेंडमेंट में क्या आया सोचिए। अमेंडमेंट में दो बड़ी बात आई। बोला गया, अमेंडमेंट में क्या बोला गया, यदि कोई भी पब्लिक कंपनी का नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तब भी उस पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। मतलब पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कंपनी कब बोलेंगे, जब उसका इक्विटी शेयर लिस्टेड होना चाहिए। चीज को समझिए, यदि किसी पब्लिक कंपनी का नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तब भी उस पब्लिक कंपनी को अपने लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। ये दो चीज़ों प्राइवेट कंपनी के लिए बोला गया, यदि कोई प्राइवेट कंपनी का नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी यदि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तब भी उस प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। अमेंडमेंट में क्या आया, ब्रीफ में ये बताना चाहता हूं, यदि किसी पब्लिक कंपनी का नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तब भी उस पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोला गया अमेंडमेंट में, यदि किसी प्राइवेट कंपनी का नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज यदि लिस्टेड है तो उस प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। अमेंडमेंट में दो बातें आई, एक पब्लिक कंपनी के लिए, एक प्राइवेट कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए शॉर्ट में बोलते हैं, यदि पब्लिक कंपनी का डेब्ट सिक्योरिटीज या प्रेफरेंस शेयर यदि लिस्टेड है तब भी उस पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। और प्राइवेट कंपनी के लिए बोला गया, यदि डेब्ट सिक्योरिटी उसकी लिस्टेड है तब भी उस प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड नहीं बोलेंगे। मतलब क्लास ऑफ सिक्योरिटीज में दो चीज को हटा दिया गया, नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को हटा दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। पहले क्या था, यदि नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी लिस्टेड है तब उस कंपनी को लिस्टेड बोल देते थे। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है तो उस कंपनी को लिस्टेड कंपनी बोल देते थे। लेकिन इस दोनों चीज को इससे हटा दिया गया लिस्टिंग का स्टेटस है। यदि ये सब लिस्टेड है तब भी उस पब्लिक कंपनी को या उस प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। बस यही बोला गया, सारांश इसका यही है और कुछ नहीं है। माने आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी से निकाल दिया गया दो चीजों को। अब ध्यान से समझिएगा, स्मॉल कंपनी, सेकेंड अमेंडमेंट आया स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनी को पहले बोला जाता था, यदि कोई भी प्राइवेट कंपनी, याद रखिएगा स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, तो इसीलिए अदर देन पब्लिक कंपनी बोलते हैं स्मॉल कंपनी को। पहले डेफिनेशन था, यदि किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल, देखिए
पेड अप कैपिटल ऑफ इट डज नॉट एक्सीड, यदि किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख तक है या टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तब उस कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलते थे। लेकिन 1/4/2021 में जो अमेंडमेंट आया, उस 50 लाख का पेडअप कैपिटल का लिमिट को 2 करोड़ कर दिया गया और उस टर्नओवर का लिमिट को 20 करोड़ कर दिया गया है। मतलब यदि कोई प्राइवेट कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 2 करोड़ तक है और टर्नओवर 20 करोड़ तक है, तो उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे। याद रखिएगा, गवर्नमेंट के पास पावर है, यह पेडअप कैपिटल का लिमिट को 10 करोड़ तक बढ़ा सकता है और यह टर्नओवर का लिमिट को 100 करोड़ तक बढ़ा सकता है। बढ़ाया नहीं, अभी स्मॉल कंपनी का लिमिट पेडअप कैपिटल 2 करोड़ तक है और टर्नओवर 20 करोड़ तक है, ये याद रखना है। लेकिन यह प्रोविजन 1/4/2021 के लिए है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अमेंडमेंट 1% कंपनी के ऊपर आया है। पहले बोला जाता था मेंबर ऑफ ओपीसी कैन बी रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब नो नीड फॉर रेसिडेंट इन इंडिया। सपोज पहला पुराना प्रोविजन के हिसाब से बोला जाता था, यदि, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाह रहा हूं। सपोज पुराना लोग क्या था, मैं समझाता हूं। मैं था रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, मैं इंडियन सिटीजन हूं और मैं रेसिडेंट इन इंडिया हूं। मैं इंडिया में कम से कम 182 दिन रहा हूं, तभी मैं ओपीसी का मेंबर बन पाता। रूल के हिसाब से, पुराने रूल के हिसाब से, यदि मैं इंडियन सिटीजन हूं और मैं इंडिया में कम से कम 182 दिन रहा हूं, तभी मैं जो यदि ओपीसी बनाऊंगा और उसका मेंबर बन सकता था मैं। लेकिन ओपीसी में एक मेंबर होना चाहिए, तब मैं ओपीसी बना सकता था। लेकिन अभी के रूल के हिसाब से बोलता है मेंबर ऑफ द ओपीसी कैन बी रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब मैं इंडियन सिटीजन हूं और मैं प्रीवियस ईयर, पुराना साल इंडिया में एक दिन भी नहीं रहा, तो भी मैं मेंबर बन सकता हूं ओपीसी का, तो भी मैं इंडिया में ओपीसी बना सकता हूं। समझ में आया? तो ये जो कंडीशन था रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया में था क्या, 182 दिन इंडिया में उसको रहना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन हट गया, आप इंडिया में एक दिन भी नहीं रहेगा तो भी वह ओपीसी का मेंबर बन सकता है। और दूसरा एक चेंज आया, रेसिडेंट इन इंडिया में पहले 182 दिन का कंडीशन था, उसको 120 दिन कर दिया गया। तो इस रेसिडेंट इन इंडिया का स्टेटस से ओपीसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक दिन भी नहीं रहूंगा तो भी मैं ओपीसी का मेंबर बन सकता हूं। ये जो चेंजेस है खाली रेसिडेंट इन इंडिया का सेक्शन में आया है, ठीक है। और एक चेंज आया, देखिए, नो पेडअप कैपिटल एंड टर्नओवर लिमिट ऑन ओपीसी। पहले क्या था कि एक ओपीसी का पेडअप कैपिटल और टर्नओवर का लिमिट था, मतलब जैसे स्मॉल कंपनी का जैसे ही वो टर्नओवर को ओपीसी माने क्रॉस करेगा तो उसको प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता था। जैसे ही ओपीसी जो ओपीसी कंपनी था 50 लाख का पेडअप कैपिटल और टर्नओवर 2 करोड़ का क्रॉस करते उसको अपने कन्वर्ट कर देते थे। कन्वर्ट करने के लिए बाउंड कर दिया जाता था कि आप प्राइवेट में करो या पब्लिक में करो। आज के दिन ओपीसी का कुछ भी पेडअप कैपिटल हो सकता है, 100 करोड़ 200 करोड़ जितना चाहे कर सकता है, उसको कन्वर्जन का ऑब्लिगेशंस नहीं है। और एक तो था पहले ओपीसी को कन्वर्ट करना चाहे तो कम से कम 2 साल रखना पड़ता था, लेकिन आज के दिन कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब चाहे ओपीसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में। यही चीज बोला गया है। अब लास्ट आया एनुअल रिटर्न, ध्यान से सुनिएगा एनुअल रिटर्न का क्या पॉइंट सब है, ठीक है, सुनिए। देखिए एनुअल रिटर्न का ध्यान से समझिएगा। एनुअल रिटर्न क्या होता है, कंपनी को अपना शेयर होल्डर का डिटेल रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी आरओसी को देना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या होता है, कंपनी जब अपना एनुअल जनरल मीटिंग करता है वहाँ से 60 दिन के अंदर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। यदि एजीएम नहीं होगा तो जिस डेट में एजीएम होने वाला था वहाँ से 60 दिन के अंदर कंपनी को अपने एनुअल रिटर्न आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न में क्या जाता है, शेयर होल्डर का डिटेल जाता है, कंपनी का कौन कौन शेयर होल्डर और कितना कितना शेयर होल्ड करके रखा उसका डिटेल जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं पुराना प्रोविजन बता रहा हूँ, अभी नया प्रोविजन में आया नहीं हूँ एनुअल रिटर्न का। पहले प्रोविजन था कि कोई भी कंपनी, एवरी कंपनी, पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, अदर देन 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को छोड़ के वह कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न MGT 7 में फाइल करना पड़ता था। आज भी वही करना पड़ता है, लेकिन नया अमेंडमेंट ये है कि 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न MGT 7A, नया फॉर्म आया MGT 7A में 1% कंपनी को और स्मॉल कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास।
या अब देखिए और एक ठो चेंजेस आया, पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। यदि कंपनी और ऑफिसर ऑफ कंपनी का यदि एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करता है तो उसके पेनल्टी में भी कुछ चेंजेस आया। पहले कंपनी और ऑफिसर यदि डिफ़ॉल्ट करता है, एनुअल रिटर्न को नहीं फाइल करता है और फाइल में कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका पेनल्टी था 50,000, अब उसको माइनस करके 10,000 कर दिया गया है। पेनल्टी को कम कर दिया गया, पेनल्टी का बर्डन कंपनी के ऊपर कम आएगा। और मैक्सिमम पेनल्टी पहले 5 लाख थी, अब कंपनी की 2 लाख कर दी गई है, ऑफिसर डिफॉल्ट की 50,000 कर दी गई है। और पहले कंपनी सेक्रेटरी यदि रॉन्गली सर्टिफाई कर देता था एनुअल रिटर्न तो उसकी पेनल्टी 5 लाख की थी, उसको भी घटा के 2 लाख कर दिया गया है। तो 4 इंपॉर्टेंट मैंने अमेंडमेंट आपको बताया है, एकदम ध्यान से सुनिएगा और ये समझ लीजिए और मेरा सीट को पढ़ लीजिए। इस 4 अमेंडमेंट में एग्जाम में क्वेश्चन एकदम श्योर है, इंटर हो या फाइनल हो, एकदम श्योर क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।